केमिस्ट्री दुनिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। तो आज हम अपने यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने यूनिट्स पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं डायमेंशन क्या होता है। देखिए, डायमेंशन सिंपल कुछ नहीं होता है। डायमेंशन होता है कि आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में वो कितने, आपके जो है डायमेंशन आर द पावर विच डिस्क्राइब दैट द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हाउ मेनी टाइम्स प्रेजेंट, यानी आपके जो फिजिकल क्वांटिटीज़ में उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितने टाइम्स प्रेजेंट है। आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितने टाइम्स प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल, आपने अगर क्लास 9 में पढ़ा होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। देखिए, वेलोसिटी की यूनिट होती थी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की आपकी यूनिट होती थी मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारी वेलोसिटी की यूनिट है। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए। इसका डायमेंशन देखिए क्या होगा। डायमेंशन को हम बेसिकली मास, लेंथ और टाइम, ये हमारे तीन जो यूनिट है, मास, लेंथ और टाइम, इसमें डायमेंशन को तोड़ते हैं। ये जो डायमेंशन बताता है कि हमारा मास, लेंथ और टाइम कितने टाइम्स प्रेजेंट है हमारे फिजिकल क्वांटिटी में। तो अब देखिए, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, मीटर किसकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ की। सेकेंड किसकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम की। तो मीटर लेंथ की फंडामेंटल क्वांटिटी है और सेकेंड टाइम की। इसमें कहीं मास दिख रहा है, तो मास नहीं दिख रहा है। हमको पता है अगर हम किसी की भी पावर 0 लिखेंगे तो वो हमारा 1 होता है। जैसे लेट्स एग्जांपल, अगर हम a की पावर 0 लिखें तो ये 1 होता है। अगर हम 5 की पावर 0 लिखें तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमारा यहाँ मास प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, मास की पावर 0। मास की पावर 0 लिख सकते हैं। भाई, मास की पावर 0 1 होती है, मास तो हमारे यहाँ प्रेजेंट है नहीं। अब आया मीटर। मीटर किसकी यूनिट है, मीटर आती है लेंथ की। मीटर लेंथ की यूनिट है, तो मीटर हमारी लेंथ की यूनिट है। तो अब देखिए, मीटर कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 1 टाइम। तो हम ये लिख सकते हैं लेंथ की पावर 1। हम ये लिख सकते हैं भाई लेंथ की पावर 1, हम लिख सकते हैं लेंथ की पावर 1। अब हमारा सेकंड, ये किसकी यूनिट है, टाइम की। अब सेकंड हमारे कितने टाइम प्रेजेंट है, 1 टाइम। लेकिन सेकंड हमारा बाय में है, यानी लेंथ बाय टाइम की पावर 1। हम इसको लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम की पावर 1। मीटर पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम की पावर 1। और इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए तो इसको आप लिख सकते हैं ना, m की पावर 0, l की पावर 1, और ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t की पावर -1। तो हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, lt-1। हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा lt-1, यानी हमारा वेलोसिटी का क्या डायमेंशन है भाई, lt-1। ये हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन है। चलिए हम फर्दर आपको बताते हैं। चलिए, आपने एक्सेलरेशन के बारे में 9 में पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती थी, देखिए, एक्सेलरेशन की हमारी यूनिट होती थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, इसका डायमेंशन क्या होगा एक्सेलरेशन का। देखिए, मास यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं है, मास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मास का कोई रोल नहीं। मीटर है, तो मीटर को बताया था किसकी यूनिट है, लेंथ की। सेकंड है, ये किसकी यूनिट है, टाइम की। तो आपका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम की पावर 2। लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम की पावर 2। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, lt-2। तो हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हुआ भाई, lt-2। हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन हुआ lt-2। एक बार फिर से समझिए, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर किस फंडामेंटल में आता था, मीटर लेंथ में आता था। आपका जो मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, जो भी है, फुट, इंच, पाउंड, ये जो भी मेजरिंग यूनिट है ये सब लेंथ में आती थी। आपका किलोग्राम, ग्राम, आप फिर पाउंड ले लीजिए, किलोग्राम, ग्राम हो गया, पाउंड ले लीजिए, जो भी आपकी नापने की यूनिट है वो सब मास में आता था। अब टाइम में आता था, सेकेंड ले लीजिए, आवर ले लीजिए, डे ले लीजिए, ईयर ले लीजिए, ये सारे टाइम में आता है। तो यहाँ पे है एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट हमारी थी वो थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर किस में आता था, लेंथ में,
और सेकंड किस में आता था, टाइम में। तो हम लिखें L, इस t को ऊपर ले गए तो पावर माइनस में चलेगी, LT-2। तो भाई डायमेंशन हमें क्या बताती है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में कितने टाइम्स, सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज में कितने टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट है। डायमेंशन हमको यही बताती थी ना कि फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो देखिए L तो 1 टाइम प्रेजेंट है, T 2 टाइम प्रेजेंट है, LT-2, T ऊपर गया तो ये T-2 हो गया। अब देखिए फोर्स, आपने फोर्स पढ़ा होगा। अब देखिए फोर्स क्या होता है, देखिए फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता था, फोर्स होता था मास इंटू एक्सेलेरेशन। फोर्स होता था हमारा मास इंटू एक्सेलेरेशन, और फोर्स की SI यूनिट होती थी न्यूटन। फोर्स की पहले देखिए, फोर्स की SI यूनिट क्या होती थी, न्यूटन। अब इस न्यूटन में आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें मास, लेंथ, टाइम कुछ भी दिख रहा है। इस न्यूटन में आपको मास, लेंथ और टाइम कुछ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई। अगर इसमें मास, लेंथ और टाइम नहीं दिख रहा है तो हम इसके किस में जाएंगे, फॉर्मूले पे जाएंगे। अगर हमारा SI यूनिट में मास, लेंथ और टाइम कुछ नहीं दिख रहा है तो हम उसके सीधे फॉर्मूले में चले जाते थे। तो फोर्स का होता था हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता था भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या इसमें मास दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई। क्या एक्सेलरेशन में मास, टाइम कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें दिख रहा है लेंथ, टाइम, मास, हाँ भाई दिख रहा है। मास नहीं है बट लेंथ और टाइम दिख रहा है भाई। हाँ, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए फोर्स क्या है, M इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो डायरेक्ट मिल गया, इसको तो हम सीधा लिख सकते हैं ना भाई, मास की पावर 1 यहाँ से प्रेजेंट है, मास की पावर 1 यहाँ पे तो प्रेजेंट है। अब एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला LT-2, तो एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला LT-2। तो हमारा फोर्स क्या हो गया, MLT-2। हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया भाई, MLT-2। फिर से समझिए, फोर्स की SI यूनिट क्या होती थी, न्यूटन। न्यूटन में कोई मास, लेंथ और टाइम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले पे जाएंगे। इसका फॉर्मूला होता था मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या इसमें दिख रहा है मास, लेंथ और टाइम, हाँ भाई मास तो दिख रहा है, और एक्सेलरेशन की हमने डायमेंशन निकाल रखी है। तो भाई इसको हम फर्दर सॉल्व कर लिए। MLT, मास का तो M हो गया यहाँ पे डायरेक्ट, और एक्सेलरेशन का हो गया LT-2। तो फोर्स की डायमेंशन हो गया MLT-2। चलिए एक और सवाल सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। काइनेटिक एनर्जी की SI यूनिट क्या होती थी, काइनेटिक एनर्जी की SI यूनिट क्या होती थी भाई, जूल। काइनेटिक एनर्जी की SI यूनिट जूल होती थी। क्या जूल में कुछ आपको दिख रहा है, मास, लेंथ और टाइम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम फिर से फॉर्मूले पे जाएंगे। हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², हाफ mv²। हाँ, अब क्या समझ में आ रहा है, हाँ भाई मास तो है ही, वेलोसिटी का हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। मास तो है ही भाई, वेलोसिटी का हमने निकाल रखा है। क्या अब इसे हम, इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये हाफ क्या आ गया, अब ये सोचने वाली बात भाई, हाफ क्या हो गया। तो अब एक स्पेशल नोट देखिए, नोट क्या है यहाँ पे, नोट देखिए। नोट ये है कि किसी भी न्यूमेरिकल यूनिट्स, न्यूमेरिकल यूनिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, न्यूमेरिकल यूनिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, न्यूमेरिकल यूनिट्स यानी नंबर हो गया 1 2 3, हाफ, पॉइंट, डेसिमल, कुछ भी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक। लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन क्या होता है ये आप देखिए। लॉग को बेसिकली इस तरह से लिखते थे, लॉग या फिर ln, लॉग या फिर ln। इस टर्म में आपको कोई फंक्शन दिखे, एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर कुछ भी, e की पावर कुछ भी, e के टर्म में रहे, e के टर्म में इसकी पावर कुछ भी रहे, ठीक ना। ये सारे होते हैं यूनिट लेस, ये सारे होते हैं यूनिट लेस, यानी ये होते हैं डायमेंशन लेस, ये सारे डायमेंशन लेस होते हैं। इन सारे का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर ये हमारे
क्वेश्चन में प्रेजेंट रहे तो इनको नेग्लेक्ट कर देना, इनका डायमेंशन नहीं होता है। फिर से समझिए, न्यूमेरिकल यूनिट्स नंबर हो गया, कुछ भी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह, लॉग फंक्शन, लॉग को ऐसे और एल से डिनोट करते हैं। जो 11वीं में मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे उनका पहला शुरू होगा लॉग से, ठीक। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई की पावर कुछ भी लिखा रहे, ई की पावर कुछ भी लिखा रहे, वो सब होते हैं डायमेंशनलेस, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में हमारा क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ क्या है, डायमेंशनलेस, ये रहे ना रहे इससे मतलब ही नहीं, हमको क्या सिर्फ देखना है एम और वी स्क्वायर। मास डायरेक्ट है, वेलोसिटी निकाल चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा m। अब वेलोसिटी क्या था, देखिए एल टी माइनस वन, तो वेलोसिटी क्या था एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। वेलोसिटी का डायमेंशन था एल टी माइनस वन और वेलोसिटी का स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर। और ये हमारा हाफ क्या था, हाफ तो भाई डायमेंशनलेस था, वो प्रेजेंट होना हो उससे तो हमको मतलब नहीं है। अब देखिए क्या है, ये हो जाएगा m l स्क्वायर हो जाएगा और t माइनस टू हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t की पावर माइनस टू। ये हमारा किसकी निकल गया, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ये निकल गया। अब देखिए एक और नोट है, जितने टाइप्स के एनर्जी होंगे, जितने भी टाइप्स की एनर्जी हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितने टाइप्स की एनर्जी आ गए ना, सबका डायमेंशन ये होगा, सबका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सबका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एक एग्जांपल आपको समझा देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, मतलब हम किसी भी, जो अगर मान लीजिए एक बॉल को अगर आपने ऊपर फेंका तो उसमें फोर्स कितना लगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच। अब देखिए जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो एक्सेलरेशन का हमने डायमेंशन निकाला था जी का वही डायमेंशन निकालेगा। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाला था वही डायमेंशन जी का होगा। एच क्या है हमारा, हाइट। अब हाइट किस में आता है भाई, लेंथ में। हाइट किस में आता है, लेंथ में। तो m तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। g क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एल टी माइनस टू, ठीक। और हाइट क्या है, l। हाइट क्या है, लेंथ l। ये देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखिए पोटेंशियल एनर्जी के भी डायमेंशन ये निकली, काइनेटिक एनर्जी की भी डायमेंशन ये लिख ली। तो यहाँ पे एक नोट है कि जितने टाइप्स के एनर्जी होती है, जितने भी टाइप्स की दुनिया में एनर्जी होती है, सबकी डायमेंशन सेम होता है, सबका डायमेंशन सेम होगा। जितने भी टाइप्स की एनर्जी होगी वो सबका डायमेंशन सेम होगा। अब देखिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये देखिए होता क्या है, ये कहता है कि सेम टाइप के जो क्वांटिटी है वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो जा सकते हैं। मतलब समझिए क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास एप्पल है, मान लीजिए आपके पास एप्पल है, तो मान लीजिए आपके पास 5 एप्पल है, 5 एप्पल्स हैं, ठीक। और आपको कहीं से 2 एप्पल्स मिल गए, ठीक। तो आपके टोटल क्या हो गए, 5 एप्पल्स प्लस 2 एप्पल्स 7 एप्पल्स, सिंपल। मान लीजिए आपके पास 5 एप्पल्स पहले से थे, आपको साथ में 2 बनानास मिल गए कहीं से। अब बताइए क्या हुआ इसका, आपके पास 5 एप्पल्स थे और आपको साथ में 2 बनानास मिल गए। अब बताइए क्या है भाई, आप बोलेंगे सर 5 एप्पल प्लस 2 बनानास, क्यों? देखिए ये 5 एप्पल्स प्लस 2 एप्पल्स 7 एप्पल्स कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ भी एप्पल्स था और यहाँ भी एप्पल्स था, तो एप्पल्स मिल के एप्पल्स बने, एप्पल्स मिल के एप्पल्स बने। और यहाँ पे एप्पल्स था और यहाँ बनानास था, यहाँ सेम क्वांटिटी, यहाँ भी सेम क्वांटिटी, तो सेम क्वांटिटी मिल के ऐड हो गए। लेकिन यहाँ पे अलग क्वांटिटी, यहाँ की क्वांटिटी अलग है, यहाँ की क्वांटिटी अलग है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है, नो सिग्निफिकेंस। अब इसको डायमेंशन पे समझिए, आपके पास 5 एप्पल्स था, यानी यहाँ पे जो डायमेंशन था, यहाँ पे जो डायमेंशन था वो क्या था, सेम था,
तब ये ऐड होकर के सेम डायमेंशन आया। यानी अगर यहाँ पे टाइम का डायमेंशन होता और यहाँ भी अगर टाइम का डायमेंशन होता तो ये टाइम का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के साथ ऐड होके क्या बनाता, टाइम का ही डायमेंशन बनाता। और ये जो नंबर है इसका आपको पता है कि नंबर क्या होती है, डायमेंशनलेस। इस नंबर का डायमेंशन में कोई रोल नहीं है। हम आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम थे तभी ऐड हुए और क्या आया, सेम डायमेंशन आया। ठीक, और आप इसको कैसे समझिएगा, आपको हम एक सवाल करवाते हैं, उस पर और बेहतर आप समझ पाएंगे। चलिए एक सवाल करते हैं इस पर। चलिए हम एक सवाल करते हैं। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है सवाल कि x = a + b t। ठीक, x = a + b t, where x denotes length and t denotes time, where x denotes length and t denotes time। ठीक, अब देखिए x = a + b t, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ, अगर हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दें ना तो इसका मतलब आप डायमेंशन समझ लीजिएगा, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। अब आपको फाइंड करना है a और b का डायमेंशन क्या होगा। देखिए अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ा था कि सेम टाइप की क्वांटिटीज ऐड होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम टाइप की क्वांटिटीज। यानी आप 5 एप्पल को 2 एप्पल से ऐड किए थे तो क्या आया था, 7। 5 छोड़िए, एप्पल को एप्पल से ऐड किए थे, क्या आया था, रिजल्ट एप्पल। ठीक, लेकिन क्या एप्पल को बनाना से ऐड कभी कर सकते थे, नहीं, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि एप्पल की अलग डायमेंशन है, बनाना की अलग डायमेंशन, वो दोनों कभी ऐड ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बोल रहा है कि x = a + b t। अब आपसे पूछ रहा है कि a और b का डायमेंशन बताइए। देखिए सोचिए a का डायमेंशन क्या रहा होगा और b और t का डायमेंशन क्या रहा होगा, जो हमारा रिजल्टेंट लेंथ आया। सोचिए a का डायमेंशन क्या रहा होगा और b और t का डायमेंशन क्या रहा होगा कि हमारा रिजल्टेंट लेंथ आया। तो भाई a का डायमेंशन तो लेंथ ही रहा होगा, a का डायमेंशन तो लेंथ ही रहा होगा और b × t का भी डायमेंशन लेंथ रहा होगा, क्योंकि लेंथ को लेंथ के साथ ऐड किए तभी तो हमारा लेंथ आया, लेंथ को लेंथ के साथ ऐड किए तभी तो हमारा लेंथ आया भाई। तो देखिए a का डायमेंशन तो हमारा l मिल गया, a का डायमेंशन तो l मिल गया, a का डायमेंशन हमारा क्या मिल गया, l मिल गया। अब देखिए b और t का डायमेंशन क्या है, b × t का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, l। a तो हमारा l मिल गया, चलिए a का डायमेंशन तो हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए b × t का डायमेंशन भी क्या होगा, l के बराबर। b और t का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि लेंथ को लेंथ से ऐड किया तभी तो भाई लेंथ आया। x लेंथ को डिनोट कर रहा है, लेंथ का अगर लेंथ से ऐड किया तभी तो हमारा डायमेंशन लेंथ आया। तो भाई a का तो सीधा लेंथ हो गया डायमेंशन, b × t का डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ। तो b का डायमेंशन हमारा क्या हो गया, l/t, तो ऊपर जाएगा t-1, तो हमारा b का डायमेंशन क्या हो गया, lt-1। b × t का डायमेंशन क्या था, लेंथ, तो हमारा b का डायमेंशन क्या हो गया, lt-1। समझ में आया, आपको समझ में आया। चलिए इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं और इसी सवाल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। वही x = a + bt + ct² + dt³। अब आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ a, b, c एंड d। अब आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ a, b, c, d। फिर सिंपल, a, b, c, d का डायमेंशन क्या रहा होगा जो हमारा रिजल्टेंट लेंथ आया। तो सिंपल सी बात है, a का तो डायमेंशन लेंथ रहा होगा, ये तो डायरेक्ट है। b और t का भी डायमेंशन लेंथ रहा होगा, c t² का भी डायमेंशन लेंथ रहा होगा और d t³ का भी डायमेंशन लेंथ रहा होगा, तभी ये सारे ऐड होकर के रिजल्टेंट हमारा लेंथ दिए। तो a का तो हमारा डायमेंशन लेंथ है, b t का डायमेंशन लेंथ है, तो b का डायमेंशन हो गया lt-1। c t² का डायमेंशन लेंथ है, तो c का डायमेंशन हो गया lt-2। और d t³ का डायमेंशन लेंथ था, तो d का डायमेंशन हो गया lt-3। d का डायमेंशन हो गया lt-3। समझ में आया। इस पे एक आखिरी सवाल करते हैं और इस सवाल अगर समझ गए तो आपको डायमेंशन क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपका क्लियर है। चलिए
सवाल सेम ही रहने देते हैं, बस थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। dt क्यूब डिवाइडेड बाई e प्लस टी, ठीक, e प्लस टी। अब बताइए कैसा होगा, अब बताइए कैसे निकालेंगे इसका डायमेंशन। यहां तक तो आप ए बी सी तक तो आप बिल्कुल निकाल लेंगे, ए बी सी तक का डायमेंशन तो आप निकाल लेंगे, ठीक। अब आपको इनका डायमेंशन निकला, dt क्यूब डिवाइडेड बाई e प्लस टी का डायमेंशन निकालना है। ये तो हमको पता है, dt क्यूब डिवाइडेड बाई e प्लस टी का जो डायमेंशन होगा वो लेंथ के डायमेंशन के बराबर होगा। ये तो हमको पता है कि dt क्यूब डिवाइडेड बाई e प्लस टी का जो डायमेंशन होगा वो लेंथ के डायमेंशन के बराबर है। ये तो हमको पता है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? अगर dt क्यूब को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए dt क्यूब बराबर हो जाएगा L इंटू ई प्लस टी, ठीक। इक्वेशन एक है, अननोन 2 है, तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा? नहीं। तो यानी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें हमें थोड़े सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए अभी हमने बताया था कि सेम टाइप के डायमेंशन ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक, और रिजल्टेंट क्या देंगे? सेम टाइप के डायमेंशन। अब यहाँ पे देखिए e प्लस टी है, e प्लस टी है, तो e का डायमेंशन क्या होगा? यहाँ पे तो हमारा टाइम है। अब टाइम के साथ क्या ऐड होगा जो टाइम देगा? टाइम ऐड होगा। टाइम के साथ क्या ऐड होगा? टाइम ऐड होगा। सिंपल सी बात भाई, e प्लस टी में t हमारा टाइम है, टाइम के साथ हम क्या ऐड करेंगे? टाइम ऐड करेंगे तभी तो वो डायमेंशन देगा। टाइम के साथ हम टाइम ऐड करेंगे तभी तो डायमेंशन देगा। अगर टाइम के साथ कुछ अदर डायमेंशन होगा तो वो कभी ऐड होगा? कभी ऐड ही नहीं होगा। तो हम सवाल हमने जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि सेम टाइप ऑफ डायमेंशन कैन बी एडेड। अब e प्लस टी है, यहाँ तो हमको पता है टाइम है, तो e का डायमेंशन क्या होगा? टाइम होगा। e का डायमेंशन क्या होगा भाई? टाइम होगा, क्योंकि टाइम को टाइम के साथ ऐड करेंगे और रिजल्टेंट क्या देगा? टाइम देगा। तो e प्लस टी का डायमेंशन जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? हमारा टाइम आएगा, क्योंकि टाइम को टाइम के साथ ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या देगा? टाइम देगा। तो यहाँ पे e प्लस टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? e का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टाइम। e का डायमेंशन क्या होगा? टाइम। तो e प्लस टी भी क्या होगा? टाइम, क्योंकि टाइम को टाइम के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या देगा? टाइम। अब क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ तक तो आप बिल्कुल बना लीजिएगा, यहाँ तक तो आप बना लीजिएगा, हमें ये समझाना था। अब देखिए यहाँ क्या आ गया? dt क्यूब बाय e प्लस टी का रिजल्टेंट t, और ये किसके बराबर है? लेंथ के बराबर है। ये किसके बराबर है? लेंथ के बराबर है। तो d बराबर क्या हो जाएगा? एक t ने एक t को मार दिया l, और एक t मर गया तो यहाँ t स्क्वायर हो गया, तो t की पावर -2। d का डायमेंशन हो गया lt-2 और e का डायमेंशन हो गया टाइम। हमको आपको सिर्फ ये समझाना था, e प्लस टी लिखा है तो भाई टाइम के साथ क्या ऐड करेंगे? टाइम ही ऐड करेंगे तभी तो उसका डायमेंशन आएगा। तो टाइम के साथ क्या ऐड होगा? टाइम। तो e का डायमेंशन टाइम निकल गया। अब e प्लस टी का रिजल्टेंट क्या डायमेंशन आएगा? टाइम। तो e प्लस टी का रिजल्टेंट आ गया टाइम, तो d का डायमेंशन हो जाएगा lt-2। d का डायमेंशन हो जाएगा lt-2। होप सो आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज यही क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे केमिस्ट्री दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।